नेहरू जी और सरदार पटेल दोनों का ये मानना था कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान चल नहीं पाए। विशेषकर जो अनपढ़ लोग थे उनके दिमाग में फंसी। जो मुसलमान कैंडिडेट होते थे, वो मुसलमान जो मतदाता थे, वो सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वोट देते। रेडक्लिफ ने सिर्फ पंजाब और बंगाल का विभाजन किया। उनकी राजनीति लंदन से लौटने के बाद कहीं से भी सेक्युलर नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी, पाकिस्तान का निर्माण हुआ टू नेशन थ्योरी के अंदर। उसका भी जो दोष था, जो ब्लेम था, वो करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू बंगाली के ऊपर रखा। सुन्नियों के अंदर देवबंदी बरेलवीज में डिफरेंसेस आने लगे, मजहब पे ध्यान देते हैं तो जो छोटे छोटे जो भिन्नताएं होती हैं वो बाहर आने लगती हैं और वो फिशर्स जो हैं और बढ़ते चले गए। उनको प्लेन में डाला गया और उनको लंदन भेज दिया गया। उसके बाद वो जिंदगी भर कभी पाकिस्तान की जमीन पर कदम नहीं रख पाए। अगेन मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, जब भारत और पाकिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा। ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी की वहाँ पे डेथ हुई, हार्ट अटैक आया, क्या उसके पीछे वो समझौता था? दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है आलोक बंसल जी के साथ में। अब आलोक जी का जो परिचय है वो तो आप लोग जब पॉडकास्ट सुनेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल ही जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली आलोक जी को आप लोगों के सामने ये कहते हुए डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि अगर आप नफरत और फेवरिज्म के इनपुट के बिना इतिहास और सच सुनना चाहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो आलोक जी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है भारत के अंदर। और इसी वजह से आलोक जी के साथ हम लोगों ने आज पाकिस्तान के ऊपर ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरपूर पॉडकास्ट है। और अगर आप स्टूडेंट है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया रिलेशन या पाकिस्तान स्टडीज के, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि नोट्स बनाने के लिए आप लोग पेन और कागज लेके मत बैठिएगा, बल्कि पूरी की पूरी कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि शायद वो भी कम पड़ने वाली है। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत के 4-5 मिनट के बाद में जैसे ही पॉडकास्ट अपना फ्लो पकड़ेगा, ये पॉडकास्ट आप लोगों को अपनी कुर्सियों से उठने नहीं देगा। सो हेडफोन लगाइए और इत्मीनान से पॉडकास्ट एंजॉय करिए। नमस्ते आलोक जी, द ज्ञान जरट के शो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने मुझे निमंत्रण दिया, बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके के फॉर्मेट में आने का ये मेरा भी पहला मौका है, तो मुझे बहुत खुशी है। सर, पाकिस्तान के ऊपर आपसे बहुत सारी बातें करने की इच्छा है, बट पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं भारतीय नौसेना में था। मैंने 32 साल भारतीय नौसेना में नौकरी की है, पर साथ ही साथ मैंने अध्ययन भी अपना जारी रखा। मैं पिछले करीब 20 सालों से विभिन्न थिंक टैंकों से जुड़ा हुआ हूँ। 2004 से 2009 तक मैं आईडीएसए में था। 2009 से 2011 तक मैं नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। 2011 से 2014 तक मैं सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में था। और 2014 से लेकर अब तक मैं इंडिया फाउंडेशन में। मैंने इस दौरान पीएचडी की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैं करीब 3 साल जामिया मिलिया इस्लामिया में पाकिस्तान स्टडीज़ का विजिटिंग प्रोफेसर भी था। और इसके साथ मैं कई विश्वविद्यालयों से जुड़ा रहा हूँ। कई जगह मेरे को जाने का मौका मिला और करीब 10 किताबें मैंने या तो लिखी हैं या संपादित की हैं। कुछ अकेले, कुछ किसी और के साथ भी की हैं। अधिकांश जो किताबें हैं उनमें से वो पाकिस्तान, श्रीलंका या समुद्री क्षेत्रों की, या भारत के वो क्षेत्र जो विदेशी आधिपत्य में हैं आज की तारीख में, उनके बारे में। आपने ये जो जेएनयू वाली बात बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट बनता है क्योंकि जेएनयू आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब यूनिवर्सिटी हो गई है। देखिए, ऐसा है कि कंट्रोवर्सी तो किसी भी चीज़ में बनाई जा सकती है, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सोशल साइंसेस की फील्ड में आज भी जेएनयू सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है आज की तारीख में। ये बात अलग है कि वहाँ पे किसी विशिष्ट विचारधारा के लोग बहुतायत में हो सकते हैं, पर जो जेएनयू का वातावरण है, जो जेएनयू के जो शिक्षित लोग हैं, जो जेएनयू के प्राध्यापक हैं, वो अन्य विश्वविद्यालयों के तुलना में, जो मेरा, क्योंकि मैं अब करीब 20 साल से एकेडमिक वर्ल्ड से डील कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है थोड़े बेहतर हैं। हालांकि इसके ऊपर, जैसा आपने कहा, एक अन्य पॉडकास्ट हो सकता है, इस पे चर्चा की जा सकती एग्जैक्टली। आज हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। है। जी। सर, साल 1947 भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आज़ाद हुए। इनफैक्ट अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें तो पाकिस्तान भारत से पहले आज़ाद हुआ। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर, शुरुआती दिनों में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में भी था। तो इन लोगों से कहाँ गड़बड़ हुई कि आज इनकी ये कंडीशन हो गई कि इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा? देखिए, इसको हमें समझना चाहिए।
जब पाकिस्तान बना, तो नेहरू जी और सरदार पटेल दोनों का ये मानना था कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा या विघटित हो जाएगा और फिर भारत से जुड़ जाएगा। और ये रिकॉर्डेड एविडेंस के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात पे नहीं कर रहा। ये नेहरू और पटेल दोनों ये ही। सोचते थे कि पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से अपने आप को आगे नहीं चढ़ा पाएगा अच्छा, ओके। और उसका विघटन होगा और वो शायद भारत के ऊपर उसको वापस, जैसे उनका कहना था कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ इकोनॉमिकली, विल क्रम्बल एंड फॉल बैक ऑन इंडिया। ऐसा उनका मानना था। ये जो विशिष्ट शब्द उन्होंने जो लिखे हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि एज ए नेशन, जिसे राष्ट्र के रूप में कहते हैं, पाकिस्तान 1947 में भारत से सुदृढ़ था और इसलिए जितने भी लोगों ने उस टाइम जो भविष्यवाणियां की, उनको ये लगता था कि भारत का विघटन अवश्यंभावी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर एक यहाँ रोकूं आपको थोड़ा सा। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अभी आपने बताया कि नेहरू जी और पटेल जी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते थे, लेकिन उस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो इंडिया के बारे में क्या सोचती थी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय था, उनको लगता था कि भारत एक जो है विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों के मानने वालों का एक समूह है और ये इतिहास में ज्यादातर एक साथ नहीं रहा है और इसलिए इसका विघटन होने की संभावना है। और यहाँ मैं अपने जो भारत के जो प्रारंभिक दिन थे, उनके जो नेतृत्व था, उनको श्रेय देना चाहूँगा। जिस तरीके से सरदार पटेल ने इतनी सारी रियासतों को एक साथ एकत्रित करके भारत को सुदृढ़ बनाया और जिस तरीके से पंडित नेहरू ने जो जनतंत्र की और संवैधानिक शासन की जो नींव रखी, जिसमें कि हमने संस्थानों को पैदा किया। अगर आप भारत का सबसे बड़ा जो सफलता थी, वो ये थी कि हमने 3 साल के अंदर संविधान स्थापित कर लिया और जो संविधानीय जो संस्थान बनाए हमने, चाहे न्यायपालिका बनाई, चाहे हमने संसद बनाई या चाहे हमने नौकरशाही बनाई या सेना बनाई, उनकी सबको अपनी मर्यादाओं के अंदर रह के कार्य करने का छूट दी गई। एक संघीय ढांचे की जो स्थापना की गई, वो भी काफ़ी हद तक हमने किया। हालाँकि उसमें कई बार हस्तक्षेप हुए, उस दौरान भी हुए और बाद में भी हुए। दूसरी तरफ अगर आप इसको पाकिस्तान से तुलना मैं करें, वही उस जिस वक्त हम ये कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा था? और पाकिस्तान की तुलना करें, देखिए, कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू थे, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, जो किसी भी राष्ट्र में जो संसदीय दल होता है उसके नेता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात 47 में भारत के थे, उसमें संसदीय लोकतंत्र भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली थी, क्योंकि जो भारत की जो विभिन्नता थी वो उसको समावेश करता था और दूर से दूर दराज के भी व्यक्ति को शासन में एक पूरा अधिकार मिला था। रिप्रेजेंटेशन। तो पाकिस्तान में जो था, दूसरी तरफ क्या हुआ, जिन्ना साहब ने कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री से ऊपर तो गवर्नर जनरल है, क्योंकि वो तो किसी के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं। तो जो एक अहंकार था उनके अंदर, वो गवर्नर जनरल बन गए। जब वो गवर्नर जनरल बने, जिस वक्त वो गवर्नर जनरल बने, उस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। बीच में एक ऐसा दौर आया जब वो एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो आप ये देखिए, आप उन्होंने इन तीनों संस्थानों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। He compromised all three institutions: the cabinet minister's position, the party's position and the governor general's institution. और इसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान में कभी भी कोई संस्थान जड़ें गहरी नहीं कर पाया। दूसरा एक और समस्या थी, पाकिस्तान का जो मूवमेंट था, ये किस में स्ट्रांग था? ये स्ट्रांग था उन लोगों में जो भारत से गए थे, जो भारत में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, वहां आप डर की भावना पैदा कर सकते थे ना, कि आपका जो धर्म है वो खतरे में है, आप कैसे अपने मजहब को फॉलो करोगे अगर यहाँ रहोगे। तो उनमें तो हो सकता था, उनके अंदर जो डर पैदा करके उन्होंने जो समर्थन बटोरा मुस्लिम लीग ने, वो उन जगहों पे अनुपस्थित था जहां पे कि मुसलमान पहले से ही मेजोरिटी में थे। तो क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग का नेतृत्व था, चाहे जिन्ना हो चाहे लियाकत अली खान हो, वो भारत से गए थे और इनके लिए वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी पाकिस्तान में। तो ये अगर ये चुनाव लड़ते तो कहां से लड़ते? अब जैसे लियाकत अली खान थे, बुलंदशहर से लड़ते थे, तो क्या बुलंदशहर को तो वहां नहीं ले जा सकते थे? तो उनके लिए कोई जगह होनी चाहिए थी। और इसी कारण हम देखते हैं कि 47 से लेके 70 तक पाकिस्तान में, विशेषकर पश्चिमी पाकिस्तान जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए थे 54 में, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए नहीं हुआ। ओके।
पहला जो इलेक्शन हुआ वो याह्या खान ने कराया और उसका असर हम सब देख चुके हैं। उससे पहले सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, जैसे बेसिक डेमोक्रेसीज के अंतर्गत अयूब खान ने इलेक्शंस कराए, ये कराए। हम लोग पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के ऊपर सर आए हम्म, और ये इतिहास को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, पर उससे पहले एक पॉइंट मेरे माइंड में आया, अभी आपने जो बोला उसके ऊपर। आजकल मतलब कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पे चलती है कि साल 1947 से पहले जिन लोगों ने भारत के अंदर पाकिस्तान के लिए वोट किया था, वो पाकिस्तान गए ही नहीं। ये कहाँ कितना सही है और ये एग्जैक्टली क्या है, ये मेरे को थोड़ा सा। देखिए ऐसा है कि जो मुस्लिम लीग थी, हम्म, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, हम्म, उसको समर्थन उन राज्यों में ज्यादा था जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, हम्म, और वो राज्य भारत में ही रह गए। अब क्या है कि जो पाकिस्तान की परिकल्पना थी वो लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके से थी कि क्या पाकिस्तान है। लोगों को ये नहीं समझ में आया, जब तक पाकिस्तान बना नहीं तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो तुम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो। तो वो लोगों के जो विशेषकर जो अनपढ़ लोग थे उनके दिमाग में एक फजी थी। यहाँ पे एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि जो 1947 से पहले जो चुनाव होते थे अंग्रेजों में, पहली चीज तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं था। आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, आप या सरकारी नौकरी में होने चाहिए थे, या आप करदाता होने चाहिए थे, आप सेना में होना चाहिए थे। कई रिक्वायरमेंट्स थे। तो जो गरीब तबका था वो तो चुनाव लड़ता ही नहीं था, वो तो चुनाव में मतदान करता नहीं था। फिर जो लोग मतदान करते थे वहां पे उस टाइम पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, जिसके अंतर्गत जो मुसलमान कैंडिडेट होते थे, वो मुसलमान जो मतदाता थे वो सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वोट देते थे। तो जब आप सिर्फ अपने संप्रदाय के लोगों से वोट मांग रहे हो तो आप जितनी कट्टरपंथीता, जितनी एक्सट्रीम की बातें कर सकते हो वो करो। वो वही करते थे। तो जो जितना ज्यादा भय पैदा करता था उतने ज्यादा लोग भयभीत होते थे और वो उसको वोट देते थे। जो जितनी ज्यादा जहर उगलता था वो ज्यादा जीतता था, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट था। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। ये मैं आपको आज भी लिख के दे सकता हूं कि अगर उस समय भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता और भले ही मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती, जैसे आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं दलितों के लिए और ट्राइबल्स के लिए होती हैं, SC ST के लिए जो होती हैं, इस तरीके से अगर सीटें रिजर्व कर दी जाती तो पाकिस्तान कभी हो ही नहीं सकता था। ये बात समझ लीजिए। अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट को दोनों ही कम्युनिटीज से वोट लेने होते तो वो सेंटर की बात करता, वो मध्यस्थता की, वो कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करता। लेकिन जब उसको सिर्फ अपनी कम्युनिटी से वोट लेने होते हैं तो वो और ज्यादा जहर, और ज्यादा अलगाववाद पैदा करने की कोशिश करता है। क्योंकि उसको अब वो डर रहा ही नहीं ना कि भाई उसे दूसरे कम्युनिटी का वोट नहीं मिलेगा। तो वो जितना चाहे उतना जहर उगल सकता था। बिल्कुल, ये बात है। तो इसलिए क्या था कि ये जो क्षेत्र थे जो भारत में रह गए, यहाँ पे मुस्लिम लीग को अच्छी सीटें मिली और हमेशा मिलती रही। तो ये कहना कि जिन्होंने वोट किए, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि किसने किया। और आपको ये भी बता दूं, 47 में जो लोग गए, विशेषकर जो इन क्षेत्रों से गए, यूपी से, MP से, बॉम्बे से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गए। आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान बन गया, पंजाब में करीब 80% जो सरकारी नौकरियां थी वो हिंदुओं और सिखों के पास थी। पंजाब जबकि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था। इसी तरीके से सिंध में करीब 65% जो नौकरियां थी वो हिंदूज के पास थी। अधिकांश जो कॉमर्स था, जो बिजनेस था, वो भी नॉन मुस्लिम्स करते थे। दूसरी तरफ जो यूपी था, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, यहाँ 30% मुसलमानों के पास 45% नौकरियां। अच्छा, तो ये आप समझिए, ये परिवर्तन समझिए। जो शिक्षा का जो स्तर था मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उसकी स्थिति ये थी। तो क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना तो एक बड़ी संख्या में यूपी, MP और बॉम्बे के मुसलमान इसलिए भी गए कि उनको वहां अपॉर्चुनिटीज दिखी। तो क्या हुआ, इन परिवारों में क्या हुआ कि एक भाई यहाँ रह गया और एक भाई वहां चला गया। कि जो भाई यहाँ रह गया वो तो प्रॉपर्टी देखता रहे, संपत्ति का रखे, और जो आदमी वहां गया वो नौकरी के चक्कर में गया। और आप देखेंगे कि शुरू में क्या हुआ कि जो भाई वहां गया उसने बड़ी जल्दी तरक्की की। और यहां हमें ये समझना चाहिए कि जब विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि होलसेल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो। ओके, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये समझ लिया कि जो उनको पाकिस्तान मिला है, इसको कई लोग समझते नहीं है। 1946 का जो चुनाव हुआ था वो पाकिस्तान के मुद्दे पे हुआ था, और जिन राज्यों में अंततः मुस्लिम लीग की सरकार बनी वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और जो वो राज्य थे बंगाल, पंजाब और सिंध। इनमें शुरू में नहीं थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग की सरकारें बन गई। तो जब ये राज्य थे
और इसके बाद पंजाब और बंगाल में ये मांग उठी कि पंजाब और बंगाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पे कि नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, तो अल्पसंख्यकों ने अलग से वोट किया और उन्होंने इन दोनों प्रोविंसेस के डिवीजन का वोट डाला। और जिसके बाद एक सर साइरल रेडक्लिफ के अंतर्गत एक कमीशन आया जिसने पंजाब और बंगाल का विभाजन किया। कई लोग सोचते हैं कि रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, जो बिल्कुल गलत है। रेडक्लिफ ने सिर्फ पंजाब और बंगाल का विभाजन किया। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। तो 46 का जो चुनाव था उसके बेसिस पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है और किसी चीज के ऊपर नहीं हुआ। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, ये जो आपने बोला 46 का जो चुनाव हुआ, इस वक्त भी वो इलेक्टेड वाला सिस्टम चल रहा था? बिल्कुल, सेपरेट इलेक्टोरेट के अनुसार ही चुनाव हुए। मुस्लिम ने मुस्लिम को वोट दिया? बिल्कुल। अच्छा, ठीक। लेकिन क्या था कि पंजाब और बंगाल दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे। हालांकि यहाँ पे पहले मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी और बंगाल में भी एक अलग पार्टी की कृषक समाज पार्टी या कुछ पार्टी बनी थी जिसकी सरकार थी, लेकिन वो टूट टाट के किसी तरीके से मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आप ये भी इंटरेस्टिंग चीज, कहाँ पे? बंगाल में। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है। तो ये चीजें जो है, लोग इतिहास कई बार ध्यान नहीं रखते, तो ये अलग अलग चीजें हुई। और फिर क्या हुआ, दंगे हुए, जैसा कि आपको मालूम है। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात की और हिंसा हुई और फिर भारत और पाकिस्तान का ये जो है विभाजन हुआ। लेकिन जब विभाजन हो गया तो जिन्ना ने कहा था, आई गॉट ए मॉथ ईटन पाकिस्तान। तो उनको ये लग गया था कि अगर सारे मुसलमान दक्षिण एशिया के या भारत के, उस समय के भारत के, पाकिस्तान में आ जाएंगे तो ना उनके पास रिसोर्सेज थे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज थी, वो ये भी जानते थे कि जो सारा बिजनेस है, जो सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो नॉन मुस्लिम्स के पास है, डेडिकेटेड है। तो वो चाहते नहीं थे कि सब एक साथ चले जाएं तो वॉइड क्रिएट हो जाए। ये भी आप समझ लीजिए। जो जिन्ना की जिस स्पीच को लोग बार बार दोहराते हैं, 11 अगस्त की स्पीच, और बोलते हैं जिन्ना बड़े सेक्युलर थे, वो स्पीच को हमें उसी के संदर्भ में देखना चाहिए। देखिए, जिन्ना व्यक्तिगत रूप से भले ही कितने सेक्युलर रहे हो, पोर्क खाते हो या दारू पीते हो, पर उनकी राजनीति लंदन से लौटने के बाद कहीं से भी सेक्युलर नहीं थी। वो पूरी तरह से कम्युनल राजनीति थी। वो यही कहते थे कि हम इनके साथ, हिंदुओं के साथ हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम तो गाय को खाते हैं और ये गाय को पूजते हैं। तो अगर आप देखेंगे उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो इसी तरीके के थे। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, एक सिंगल एजेंडा को लेकर उसको सोचते हैं। 11 अगस्त की जो उनकी स्पीच थी बड़ी सेक्युलर माइंडेड थी। उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड यू विल नो लॉन्गर बी हिंदूज मुस्लिम्स बट यू विल ऑल बी पाक। पर ये स्पीच देने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। इस स्पीच को देने के पीछे उनका उद्देश्य था कि उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और सिख जो है पंजाब पाकिस्तान से पलायन करें, और साथ ही साथ वो ये नहीं चाहते थे कि अगर वो पलायन करें और उसके फलस्वरूप मुसलमान जो है शेष भारत से वहां आए। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, किसी ने रिसर्च की हुई है, एथनिक पाकिस्तानी नहीं लिखी है, वेस्ट में, द मेकिंग ऑफ लॉन्ग बॉर्डर्स। में एग्जैक्ट टाइटल उसका याद नहीं आ रहा, वजीरा फजीला जमींदार की किताब है वो। बड़ी अच्छी किताब है और उन्होंने लिखा है ये सब चीजें। ये सब चीजें कई बार लोग इसको ध्यान में नहीं रखते। अब हिंसा कैसे शुरू हुई उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उसके अपने अलग डायमेंशन है। उसके लिए शायद एक और आपको पूरी पॉडकास्ट करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ, ना चाहते हुए भी फिर माइग्रेशन क्यों हुआ। उसकी भी एक अपनी अलग कहानी है। वो शायद मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। एक चीज मैंने नोटिस करी, आपने ये जो बोला, इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, ये जो लोअर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ये आज से नहीं है, ये साल 1947 के पहले से चलता आ रहा है। देखिए, क्या है कि हमें समझना चाहिए कि 1857 के बाद जब अंग्रेज आए तो मुसलमानों को लगता था कि सत्ता इन्होंने मुसलमानों से छीनी है, क्योंकि दिल्ली का शासन मुसलमानों के पास। हाँ, ठीक है ना। और इसलिए इनके अंदर एक क्रोध था और ये अंग्रेजों से ज्यादा नफरत करते थे। रिलेटिवली हिंदूज, एक तो क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो विचारधारा है, वो सबसे ज्यादा उदारवादी है। देयर इज नो आइडियोलॉजी मोर लिबरल देन हिंदुइज्म एंड देयर इज नो आइडियोलॉजी मोर कंजर्वेटिव देन इस्लाम। पर आजकल हमारे यहाँ भी एक फैड हो गया है, हम लोग अपने आप को, हिंदू भी अपने आप को कंजर्वेटिव कहना पसंद करने लगे। और ये एक सेल्फ गोल करने की जो आदत हो गई है ना आजकल हमारे यहाँ लोगों कभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे शायद कंट्रोवर्शियल लग जाए मेरी बात लोगों को, मैं बहुत सी बार ट्विटर पे भी मैं बोलता हूँ कि मतलब
लोगों को क्रिटिसाइज, मतलब पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज करते करते हम लोग भी वैसा ही बिहेव करने लगे आजकल। देखिए ऐसा है, मैं एक सैनिक रहा हूँ। सेना में हमेशा कहते हैं कि आप अपने दुश्मन से अपनी स्ट्रेंथ पर लड़ते हैं और उसकी कमजोरी पर लड़ते हैं। हमारे कुछ मित्र जो हैं आजकल उसकी स्ट्रेंथ पे उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो कट्टरपंथता तो उनकी आदत है। Exactly. हम क्यों कट्टरपंथ? Exactly. हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो उदारवाद है। इसी वजह से मेरे हर साथ चीज को एक साथ ले लिया हमने। तो क्या कहते हैं, निरंकार, साकार, अद्वैत, द्वैत, यहां तक कि चारवाक, मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, हर तरीके, कर्मकांडी, वेदांती, सबको हमने साथ में लिया। सारी विचारधाराओं को साथ में लेके हम हिंदू। जब लोग उसको डिफाइन करने लगते हैं नैरो, तो ये हम एक समस्या पैदा कर रहे हैं आगे वाली जनरेशंस के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू रिलीजन के अंदर ये जो उदारवादी परंपरा है, शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से हजारों साल की गुलामी के बावजूद भी हिंदुइज्म को कोई टच नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। सही बोला आपने। ये हमारी जो इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी थी और जो उदारवाद था, इसी के कारण हिंदुइज्म हजारों सालों की गुलामी के बावजूद फलता फूलता रहा। भाई आप ये देखिए, इस्लाम कई जगह आया, फारस में भी आया, वहां कोई दूसरा धर्म था। अफगानिस्तान में आया, वहां कोई दूसरा धर्म था। सब पूरी तरह से जो है मतांतर हो गया। पर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो पाया? ये हमारी विचारधारा थी, ये बहुत बड़ी विचारधारा थी। और यहाँ तक कि अगर आप देखोगे, जब पहली बार जनगणना हुई है भारत में और इन्होंने बोला कि धार्मिक जनगणना होनी चाहिए, तो अंग्रेज अफसरों ने कहा कि इस समय इस देश में ये बताना मुश्किल है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मुसलमानों में भी राम और कृष्ण जैसे नाम होते थे। अच्छा, ये साल 1947 से पहले इस तरीके की कंडीशन थी? 1947 से पहले नहीं, जब शुरू में। अच्छा, इनिशियल लेवल पे, ओके, जब इनिशियल लेवल पे आए थे। जब अगर आप देखेंगे दारुल उलेमाए देवबंद और ये जो तबलीगी जमात है, इसका उदय ही इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि यहाँ के भारत के मुसलमान तो जो है हिंदुओं से पूरी तरह से प्रभावित हैं, एकादशी, पूर्णमासी और ये सब पे विश्वास करने लगे हैं, ये करने लगे। तो उनको जो उनके अनुसार जो इनके अंदर जो वो आ गई थी, त्रुटियां आ गई थी जो हिंदू समाज के कारण, उसको ये दूर करना चाहते थे। और आज भी यही समस्या चल रही है। अगर आप देवबंदी बरेलवियों में झगड़ा देखो तो वो यही है, कब्र परस्ती कौन करता है, ये क्या करता है, ये सब। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट पॉडकास्ट करके इसको डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पाकिस्तान, बिल्कुल, हमें पाकिस्तान पे, तो मैं पाकिस्तान पे ही वापस जाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि विभाजन हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा, नेता तो सारे जो थे यहां से गए थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। पहली समस्या तो ये थी। उसके बाद सन 49 में इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दिए। उन्होंने कहा कि सत्ता जो है, द सोवरेनिटी रेस्ट विद अल्लाह, कि मतलब अल्लाह के पास सार्वभौमता है। सही बात है भाई, भगवान, ईश्वर, आप जो भी कहें, सोवरेनिटी उसके बाद। लेकिन जब आपने इसको कह दिया तो आपने क्या किया? एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आने वाले समय में कभी भी मुल्ला ये कह सकता है कि जो आप ये कर रहे हो ये अल्लाह के इंजंक्शंस के खिलाफ है, कि अल्लाह की जो ऑर्डर्स है उसके खिलाफ है। मुल्ला मौलाना मतलब ये जो रिलीजियस गुरु होते हैं उनको बोलते हैं। रिलीजियस, जो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर होते हैं, उलेमा, एक्चुअली सही शब्द जो है वो उलेमा है। आलिम है जो पढ़ा लिखा है, और उसको जो प्लूरल जब बोलते हैं तो उलेमा होते हैं। तो उलेमा ये कहें, उनको हमेशा के लिए हक मिल गया कि आज कोई भी पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन हो, वो हमेशा कह सकते हैं कि इट इज अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ अल्लाह, और उस तरीके से उसको काउंटर करें। तो एक मजहब की जो घुसपैठ जो शासन के अंदर होनी चाहिए वो वहीं से हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ टू नेशन थ्योरी के अंदर, टू नेशन थ्योरी क्या कहती थी? मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर ए सेपरेट नेशन। तो पहला प्रश्न उठता है भाई कि मुसलमान कौन है? 1953 में अहमदिया, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट के बड़े फोरफ्रंट में थे, जफरुल्लाह खान वगैरह जो थे, अहमदिया समाज जो था, इन लोगों ने काफी योगदान दिया है इनको पाकिस्तान के लिए। अब ये समझने की ये एनॉमली है कि दारुल उलेमाए देवबंद जो है पाकिस्तान का विरोध करता था, और अहमदिया जो आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित है पाकिस्तान में, वो इसका समर्थन करते थे। अब इन्होंने समर्थन किया, लेकिन 1953 में एंटी अहमदिया दंगे हुए लाहौर शहर में। 2 मेजर्स को पत्थर मार मार के मार दिया गया। उसके बाद लाहौर शहर में मार्शल लॉ हुआ, और पहली बार एक लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान को वहां का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। आप मिलिट्री का पूछ रहे थे, पाकिस्तान की जनता का जो फैसिनेशन है ना मिलिट्री का,
वो वहां से शुरू हुआ। कहाँ से ये इसको अपन ये लोग थोड़ा सा ये 1953 की बात है। ओके लाहौर शहर का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान को बनाया गया ओके और उसने उस दौरान आजम खान ने उस शहर की कायाकल्प कर दी। उसने जिस तरीके से उसका ब्यूटिफिकेशन किया, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, ऐसे समय में जब पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व जो है डगमग लड़खड़ा रहा था, हाँ सरकारें बदल रही थी और कुछ नहीं हो रहा था, तो लोगों को लगा कि मिलिट्री बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये फैसिनेशन वहां से शुरू तो हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सुनिए मैं हाँ बताता हूँ, हाँ ये एक फैसिनेशन, इस पे हाँ मैं फिर आऊंगा क्योंकि मिलिट्री पे अभी मैं नहीं बोल रहा। हाँ लेकिन इसी के साथ एक दूसरी और चीज हुई कि पंजाब की सरकार ने एक कमीशन बैठाया, मुनीर कयानी कमीशन। वो कमीशन का टास्क क्या था, उसको बोला कि आप ये भाई डिसाइड करो कि अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है। क्योंकि जब पूरे दंगे हुए थे इसके ऊपर हुए थे क्योंकि एक मूवमेंट था खत्मुल नबी, और वो मूवमेंट कह रहा था कि अहमदिया तो मुसलमान नहीं है और ये जफरुल्लाह खान आपका फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री बना हुआ है, इसको हटाना चाहिए, इसको भगाना चाहिए। तो जब वो दंगे हुए तो ये कमीशन बैठाया गया, मुनीर का यानी कमीशन, कि आप बैठो और भैया देखो कि ये अहमदिया जो है मुसलमान है कि नहीं है। ये कमीशन 300 दिन से ज्यादा बैठा और इसने 300 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट लिखी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कमीशन की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी अच्छी डिटेल डिस्कशन की है उन्होंने, अहमदियाज क्या हुआ, कैसे दंगे हुए, क्या हुआ। और फाइनल कंक्लूजन में क्या है, वो ये कहते हैं कि हमने 23 सेट ऑफ उलेमास, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के जो हैं उलेमाओं से बात की और हमने कहा भाई आप मुसलमान की परिभाषा क्या है। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम एक ग्रुप की दी हुई डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार चलें तो बाकी 22 को हमें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना पड़ेगा और अपने आप को भी। तो उन्होंने कहा सिंस देयर इज नो यूनैनिमिटी दिस कमीशन इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड वेदर अहमदियाज आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम। मतलब लेट मी अंडरस्टैंड, ये जो मुस्लिम धर्म गुरु थे हाँ, ये मिलके इनके पास जो नॉलेज है इस्लामिक नॉलेज, उसके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन मुस्लिम है कौन नॉन मुस्लिम है। मुसलमान की परिभाषा क्या है। हाँ मतलब मुसलमान, हाँ, हाँ ये एग्जैक्टली बहुत वही। समस्या है, ये बहुत अच्छा बड़ी समस्या है। अच्छा ये मैं यही बता रहा हूं, ये सबको समझना चाहिए कि एक किताब और एक पैगंबर के अनुयायी भी डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं एग्जैक्टली है। वही तो जो दूसरे धर्म हैं जहां की किताबें भी बहुत हैं और देवता भी बहुत हैं, हाँ वहां पे अगर हम इसको कोडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा समस्याएं होंगी। ये एक बहुत बड़ा सीख है लोगों के लिए, इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो बोला कि नहीं होगा तो उन्होंने कहा भाई स्टेटस को एंटे चलेगा, तो अहमदिया मुसलमान रहे उस टाइम। लेकिन 71 के बाद, और आप पूछेंगे 71 का क्या महत्वपूर्ण है, 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान मूवमेंट था ये एक मूवमेंट ऑफ हेट था। आप एक्सक्लूजन की आइडियोलॉजी कर रहे थे और एक्सक्लूजन जब भी आप करते हैं तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हेट होता है, जिसके बेसिस पे आप लोगों को इकट्ठा करते हो। तो अगर आप देखें पाकिस्तान मूवमेंट का जो रेफरेंस पॉइंट था वो हिंदू मेजॉरिटी थी इंडिया की। जैसे मैंने कहा जिन्ना हमेशा कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ रहेंगे तो हम अपना मजहब नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो पाकिस्तान का जो मूवमेंट था, जो मोबिलाइजेशन हुआ, वो उसी के ऊपर हुआ। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद भी जो भी समस्याएं पाकिस्तान के सामने आई, उसका जो दोषारोपण था उसकी हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर रखा गया। यहां तक कि जो 71 का जो बांग्लादेश मूवमेंट था उसका भी जो दोष था, जो ब्लेम था, वो करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू बंगाली के ऊपर रखा गया। अच्छा। जो टर्मिनोलॉजी बता। लेकिन बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी कम हो गई कि अब उन्हें नए विलेंस ढूंढने पड़े और वो नए विलेंस जो है इस्लाम के अंदर ही मिले उनको। और इसीलिए आप देखते हैं कि 71 के बाद जो है दोनों संसद के दोनों सदनों ने अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। इसे तकफीर कहते हैं। इस्लाम में तकफीर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इस्लामिक आपने इतिहास पढ़ा हो तो जो एबिसेट कैलिफेट थी उसको हलाकू खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बगदाद शहर को जला दिया था और हलाकू खान ने एबिसेट कैलिफेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, रैंसैक किया था। बट उसके बाद हलाकू खान के जो वंशज थे उन्होंने खुद इस्लाम कबूल कर लिया। तो इब्न तैमिया एक वो थे, आलिम थे या क्लेरिक थे, जैसा भी आप कहना चाहें। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मंगोलों ने सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया इससे ये सही राइटियस लीडर्स नहीं बनते, क्योंकि ये अभी भी मंगोल यासा कोड के अनुसार शासन करते हैं और शरिया के अनुसार शासन नहीं करते। और उन्होंने उसको तकफीर कहा। और तकफीर एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा जो लोग अपने आप को मुसलमान कहें उनको इस्लाम से बाहर किया जाता है। तो ये उलेमाओं ने तो कई बार यूज किया है, पर ये शायद
पहला मौका था जब किसी मॉडर्न नेशन स्टेट ने पार्लियामेंट्री मीन्स के द्वारा किसी के खिलाफ तकफीर यूज किया। तो ओके। अहमदियास को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया। लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हैं ना तो फिर फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। जब अहमदियास को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया तो फिर डिमांड होने लगी कि इस्माइलीज को भी किया जाए, शियाज को भी किया जाए, सुन्नियों के अंदर देवबंदी बरेलवीज में डिफरेंसेस आने लगे और अलग अलग डिफरेंसेस होते चले जाए। तो जब आप ज़्यादा मजहब पे ध्यान देते हैं तो जो छोटे छोटे जो भिन्नताएं होती हैं वो बाहर आने लगती हैं और वो फिशर्स जो हैं और बढ़ते चले जाते हैं। जो पहले उनको सिर्फ नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया, उसके बाद आपको मालूम है ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आई, वो तो इस्लाम पे और ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। तो आज स्थिति ऐसी है कि अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में अपने आप को पहली चीज़ तो मुसलमान नहीं कह सकते, ये कानूनी जुर्म है। वो अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, वो भी कानूनी जुर्म है। उनकी कब्रों के ऊपर कुरान की आयतें नहीं हो सकती, वो भी जुर्म है। जो कब्र जिन पे कुरानों की आयतें थी वो खाड़ दी गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा मदद करी, उनके साथ में पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा सबसे है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी मदद काफी की। मदद की। और ये जो कम्युनिटी थी अहमदिया कम्युनिटी उस टाइम पाकिस्तान मूवमेंट के फोरफ्रंट में थी। हाँ, और आज ये लोग रियलाइज करते हैं, आज ये महसूस करते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अब अपन लोग सब थोड़ा सा बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के बारे में कि आर्मी पाकिस्तान के अंदर पावरफुल क्यों होती चली, क्यों वहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये जिस तरीके से इंडिया में डेवलप हो गया है ना, उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया। हर बार ये लोग कोशिश करते हैं और आर्मी आके देखिए इसके कई कारण हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण है कि हमने स्वतंत्रता के बाद से ही इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया और उनको नर्चर किया। जैसे पार्लियामेंट हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, डिफेंस फोर्सेस हो गई। हर ने अपना अपना जो रोल था, जो उनको संविधान ने दिया था, उसको निभाया। और जो संविधान ने उनके ऊपर जो सीमाएं लगाई, जो अंकुश लगाए, उसको भी माना। पाकिस्तान में पहला तो जैसे मैंने बताया, जिन्ना साहब ने गवर्नर जनरल बन के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका जो महत्व था, उनका जो सैंक्टिटी थी, उसको खत्म कर दिया। दूसरी चीज क्या हुई, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेतृत्व था वो ऐसे लोगों के हाथ में था जो बाहर के थे, वो चुनाव नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी जहां से वो चुन के आ सके, कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं था और इसलिए चुनाव हटते चले गए। संविधान नहीं बन पाया। जब भी संविधान बनने की कोशिश की तो लोगों ने उसको हटा दिया। और पाकिस्तान की जो शासन में ऐसे लोग जो राजनीतिज्ञ नहीं थे, उनका बहुत पहुंच रही शुरू से। अगर आप देखें तो जो उनके पहले गवर्नर जनरल, मतलब जो पहले तो नहीं, जो दूसरे गवर्नर जनरल थे, मतलब तीसरे मोहम्मद अली जो थे, वो उन्होंने इंटरफियर करना शुरू किया। ओके। उन्होंने संविधान नहीं आने दिया। उसके बाद बदलते चले गए। जो उनके दूसरे गवर्नर जनरल जो पहले उनके राष्ट्रपति बने, सिकंदर मिर्जा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, उन्होंने तो सेना को गद्दी सौंप दी। अय्यूब खान ने सत्ता पकड़ी नहीं थी, उनको निमंत्रण दिया गया था कि आप सत्ता को लेइए, आप मार्शल लॉ इम्पोज कीजिए। ओके। राष्ट्रपति को ये लग रहा था कि मैं सत्ता पे रहूंगा और मेरे अंडर में वो काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पे आए, उन्होंने सबसे पहला काम किया और राष्ट्रपति जो सिकंदर मिर्जा थे उनको उठाया, उनको प्लेन में डाला गया और उनको लंदन भेज दिया गया। उसके बाद वो जिंदगी भर कभी पाकिस्तान की जमीन पर कदम नहीं रख पाए, वो वहीं मरे। अभी उनके मेमोयर्स आए हैं, वो भी पढ़ने लायक हैं, सिकंदर मिर्जा के जो मेमोयर्स आए हैं। तो उसके बाद से जब आपने सेना को गद्दी सौंप दी, और उस समय क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, बड़ी जल्दी जल्दी सरकारें बदल रही थी, तो अय्यूब खान ने आके एक स्टेबिलिटी दी वहां पे। और स्टेबिलिटी के साथ ही साथ उस दौरान पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से काफी प्रगति की। हाँ, ये कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से काफी तरक्की करी। तो उसके पीछे क्या रीजन था? देखिए उसके पीछे कई कारण थे। इस दौरान पाकिस्तान ने पश्चिमी मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन किया। उन्होंने बगदाद पैक्ट किया, फिर सेंटो ज्वाइन किया, फिर सीटो ज्वाइन किया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पश्चिम से उनको काफी एड मिलने लगी। दूसरा क्या था, सैनिक शासन के आने से एक स्टेबिलिटी आ गई और एक अनुशासन जो था वो उन्होंने लाया, क्योंकि कोई भी ऑटोक्रेटिक रेजिम जो है वो शॉर्ट टर्म में बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है, और ये हुआ उस जमाने में। पश्चिमी देशों की सहायता, इन सब चीज़ों से पाकिस्तान ने काफ़ी प्रगति की। जैसे मैंने कहा, उस समय वो ऐसा दौर था जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर थी, पर कैपिटा इनकम भारत से बेहतर होने लगी। उस जमाने में कहते हैं कि चीन और कोरिया से भी लोग पाकिस्तान आते थे देखने के लिए। लेकिन ये समय ज्यादातर देर नहीं चला। अगेन मैं हमेशा बार बार कहता हूं, जब भारत और पाकिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो एक
युद्ध जिसको कि हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, बहुत महत्वपूर्ण था। वो था 65 का युद्ध, 1965 की वॉर। 1965 का। 1965 का जो युद्ध था, उसमें दोनों देशों ने कहा कि हमने युद्ध जीता। हाँ, ये भी एक बहुत अजीब चीज़ है। आज भी पाकिस्तान का जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे है, वो उसी दिन मनाया जाता है। हम भी ये कहते हैं। तो जब दोनों देशों ने कहा कि हमने युद्ध जीता, और जब हम जाके ताशकंद में समझौता करने गए, और समझौते में सोवियत संघ ने ये कहा कि आप जहां थे वहीं वापस जाएंगे दोनों साइड, तो दोनों देशों में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। क्योंकि अगर आपने जो जमीन युद्ध में जीती वो आप नेगोशिएशंस में दे रहे हो वापस, तो जनता नाराज होगी। और ये आक्रोश भारत और पाकिस्तान दोनों में था। लेकिन भारत के केस में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ने जो है, यहाँ पे क्विक क्वेश्चन पूछूंगा फटाफट से कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी की वहाँ पे डेथ हुई, हार्ट अटैक आया, क्या उसके पीछे वो समझौता था? मेरे ख्याल से पूरी तरह से था। ओके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने भारत में बात की और अपनी धर्मपत्नी से भी बात की और जिनसे भी बात की, सबने बताया कि उसकी बहुत प्रतिक्रिया हो रही है। और ये बात स्वाभाविक है। अगर आप अपने देशवासियों को ये बोल रहे हैं कि आप युद्ध में बहुत जीत रहे हैं, और फिर आप एक समझौता करने जाएं जिसमें आप ये बोलें कि हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम युद्ध के पहले थे, तो स्वाभाविक है देश में उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो क्या हुआ, उस प्रतिक्रिया के कारण अब, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के ऊपर तो आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, बहुत सारे, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो प्रतिक्रिया हुई उसके मद्देनजर उनकी मृत्यु हुई, और उसके कारण जो आक्रोश था भारत में वो सहानुभूति में बदल गया और कुछ हुआ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के केस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अयूब खान ने वहां तो शास्त्री जी की अर्थी को भी कंधा दिया और ये सब किया, लेकिन जैसे ही वहां समझौता हुआ, उनके जो विदेश मंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो वहां से वापस पाकिस्तान चले गए और वहां जाके उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस समझौते के विरोध को करना शुरू किया। तो जो पाकिस्तान में अयूब खान के विरोध जो मूवमेंट शुरू हुआ, वो 65 के युद्ध से शुरू हुआ कि भाई इन्होंने जीती हुई जमीन सब वापस कर दी और हार गए, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की स्थापना की जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपोजिशन के लिए। तो जैसे जैसे अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते चले गए, और क्या है कि 65 के युद्ध में जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पे तो और भी ज्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि युद्ध के दौरान उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध ही नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सेना ही नहीं है, हम क्या करें, अगर भारत यहाँ आ जाता तो 2 दिन में जीत लेता या तुरंत आ जाती भारतीय सेना, तो उन्होंने कहा नहीं, डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन वेस्ट। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे ना, ये लग रहे थे क्योंकि अगर जो पूर्व में होगा उसको हम काउंटर वेस्ट से करेंगे। लेकिन उसके कारण काफी नाराजगी हुई, लोगों को असंतोष हुआ, लोगों में जो एलियनेशन था वो और बढ़ता चला गया। और उसके बाद आपने देखा कि अयूब खान की स्थिति कमजोर होती, जब बहुत स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक किया। उन्होंने राजनीतिज्ञों को सत्ता सौंपने के बजाय अपने कमांडर इन चीफ जनरल याह्या खान को वापस बुला के सत्ता सौंप दी, और फिर याह्या खान ने फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लिया, राष्ट्रपति के रूप में, और उन्होंने फिर चुनाव कराए। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि याह्या खान को लोग सोचते हैं कि बहुत ही खराब आदमी था। हाँ, एग्जैक्टली। व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसा भी हो, बड़े सीधे आदमी थे इस मामले में, क्योंकि वो पहले पाकिस्तानी शासक थे जिसने कहा कि 1 मैन 1 वोट के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। और उसके कारण, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या ज्यादा थी, उन्होंने कहा संसद में उनकी सीट्स ज्यादा होंगी, और उसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सीटों का वो किया गया। क्योंकि उससे पहले काफी समय तक पाकिस्तान के अंदर एक पैरिटी का सिस्टम लाया गया, पैरिटी इन सेंस, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की बराबर सीट होती थी पार्लियामेंट में, और पश्चिमी पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस थे उनको मर्ज कर एक प्रांत बना दिया गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो याह्या खान ने यह भी खत्म किया, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान एक होमोजेनस प्रांत नहीं था। उसने पंजाब, सिंध और ये बलूचिस्तान, और जो आज जैसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उस टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, इसकी स्थापना की। और उन्होंने एक चुनाव कराया जो काफी हद तक निष्पक्ष था, बिल्कुल। अब ये बात अलग है कि उस चुनाव के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं थे शेख मुजीबुर रहमान को, और उसका परिणाम हमने देखा कि पाकिस्तान का विघटन हुआ और बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन बांग्लादेश के अलग होने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था वो और ज्यादा कम हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो वैसे तो एक वामपंथी विचारधारा से आते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कदम लिए
जो पाकिस्तान को जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे। उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथियों को मनाने के लिए या उनको अपीज करने के लिए तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत उन्होंने अहमदियास को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया। अच्छा। उन्होंने ड्रिंकिंग को बंद कर दिया, अल्कोहल जो पीते थे वो बंद हो गई। छुट्टी जो थी संडे से फ्राइडे को शिफ्ट कर दी गई उस जमाने में। तो इन्होंने कई ऐसी कोशिश की कि जो धार्मिक कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं उनको तुष्टीकरण करने की चेष्टा की। और वो एक जो जिनी जो एक बार बॉटल से निकल गया तो फिर वो रुका नहीं। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को जब हटाया गया और जब जियाउल हक आए तो वो तो एक ऐसे जनरल थे जिनका कोई भी सपोर्ट नहीं था, ना जनता में था ना सेना में था। वो एक ऐसे जनरल थे जो 71 के युद्ध में भी नहीं लड़े थे। तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। तो उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। तो उन्होंने जो सैंक्टिटी दी वो धार्मिक कट्टरपंथ से ली। अगर आप देखें उनका जो रेफरेंडम था वो भी बड़ा गोलमोल था। वो ये कहता है कि आपने जो इस्लामिक जो शासन है जो जैसे होना चाहिए इसके ऊपर वोट लिया और उन्होंने कहा ये इस्लामिक शासन के लिए जो वोट दिया गया है वो जियाउल हक के पक्ष में वोट है। और उसी के बाद उन्होंने कंटिन्यू। तो उसके बाद कट्टरपंथिता और बढ़ती चली गई और जैसे जैसे कट्टरपंथिता बढ़ती चली गई, जो मैंने बताया, एक सवाल तो शुरू में हो ही गया था कि मुसलमान कौन है। तो पहले वो अहमदियास को निकाला तो अब शिया सुन्नियों में भी द्वंद्व होने लगा। जियाउल हक ने तो ये कहा कि भाई इस्लाम में जैसे आपको मालूम है कि 5 प्रमुख वो होते हैं, उसमें से एक ज़कात होता है। तो जो वेल टू डू है उसको मुहर्रम का महीना है उसमें शायद उनसे ज़कात का कॉन्सेप्ट है ना आइडिया। तो वो क्या है कि आप चैरिटी करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ज़कात सेंट्रली डिडक्ट होगी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के महीने के पहले दिन हर बैंक मैनेजर हर मुस्लिम अकाउंट होल्डर के अकाउंट से इतना % काट कर सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करेगा। अच्छा, टैक्स स्टाइल में कर दिया इसको एक तरह। और बैंक से। तो इसके खिलाफ शियाओं में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। तब तक जो है क्या कहते हैं ईरान में क्रांति हो चुकी थी और शिया इस्लाम जो था रिसर्जेंस में था। शियाओं ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में लाखों की संख्या में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम किसको देंगे। हम वैसे भी उसे ज़कात नहीं कहते, हम उसे खुम्स कहते हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको देंगे। जो सैनिक तानाशाह होते हैं सामान्यतः अपनी बात से मुड़ते नहीं हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा हिस्सा था कि इतना ज्यादा प्रदर्शन था कि जियाउल हक को ये कहना पड़ा कि अगर अकाउंट होल्डर शिया कहता है अपने आप को तो उसके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसके 2 असर हुए। पहला तो ये हुआ कि भाई दक्षिण एशिया में लोग सरकार को वैसे ही पैसा नहीं देना चाहते, तो जिन लोगों की मार्जिनल ओरिएंटेशन थे they overnight turned Shia. दूसरा, now there was a document which told you who is a Shia. You don't, जनगणना तो होती नहीं कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, लेकिन अब बैंक के पास एक डॉक्यूमेंट था कि आप शिया हो कि सुन्नी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और आपने धीरे धीरे देखा कि जो कट्टरपंथी जो हिंसा थी वो बढ़ती चली गई। वो फिर उसके बाद आपने देखा शियाओं के ऊपर कत्लेआम हो रहे हैं और जो शियाओं पे हमले होते हैं इसके पैटर्न होता है पाकिस्तान में। शियाओं के एक तो कुछ जुलूस होते हैं जो यूनिक होते हैं, जैसे अशूरा का है 9th ऑफ मुहर्रम 10th ऑफ मुहर्रम के जो होते हैं अशूरा के जुलूस होते हैं। इमाम अली का चलहम प्रोसेशन होता है, इमाम हुसैन का चलहम प्रोसेशन होता है। ये जो प्रोसेशंस होते हैं ये शियाओं के डिस्टिंक्टिव होते हैं। तो सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ आके हमला करते हैं। दूसरे जो शियाओं की मस्जिद होती है, इमाम बाड़ा होते हैं, उस पर हमले होते हैं। और जो फिर जब जो लोग घायल होते हैं या मृत होते हैं वो 2 ही जगह जा सकते हैं, अस्पताल या कब्रिस्तान। तो कई बार ऐसा हुआ कि हमले हुए और उसके बाद कब्रिस्तान और अस्पताल में फिर हमले हुए, ये सोचकर कि जो आदमी ऐसे वातावरण में विक्टिम के साथ जाएगा वो उसी के मत का होगा, क्योंकि इतनी टेंशन होगी। जो दूसरे मत के जो लोग अनुयायी हैं वो ऐसे समय में जब इतनी टेंशन हो नहीं जाना चाहेंगे कहीं उनके खिलाफ कोई हिंसा विंसा ना हो। मतलब ये लेवल ऑफ हेट्रेड था, इस लेवल है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप देखें जो शिया इस्लाम के लोग हैं, शिया इस्लाम में करबला का बहुत महत्व है। शिया इस्लाम में एक हदीस है जो कहती है कि करबला की जो मिट्टी है वो आपको सैल्वेशन दे देगी अगर आप उस पर विश्वास करते हो। अच्छा। तो शिया जो मुसलमान होते हैं वो हज पे तो जाते हैं पर उतनी ही शिद्दत से वो लोग नजफ और करबला भी जाते हैं। लेकिन हर आदमी वायुयान से जा सके ऐसी तो उसकी हैसियत नहीं होती। तो एक बड़ी संख्या में शिया जो है ओवरलैंड जाते हैं, तो बसों में जाते हैं ईरान की सीमा, फिर वहां से ईरान से इराक होते हुए वो जाते हैं और वापस आते हैं।
कितनी ही बसों में सुसाइड बॉम्बर्स ने एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल ले जाके मार दिया, पूरी बस को चिथड़े-चिथड़े उड़ा दिया। अच्छा। इस तरीके के भी हमले अच्छा, होते हैं। मेरे को अभी जस्ट याद आया, मैं तारिक फ़तेह साहब का एक देख रहा था काफ़ी पहले, तो डिटेल में बता रहे थे कि पहले पाकिस्तान से बस जाया करती थी, ईरान होके पूरा घूम के बस जाती थी सऊदी अरेबिया, शिया लोगों की। उस वक़्त ये हमले हुए होंगे। देखिए, अभी भी जो शिया लोग हैं, हुँ। काफ़ी बड़ी संख्या में ज़ियारत के लिए ईरान के माध्यम से जाते तो इन्होंने रूट चालू कर रखा है अभी भी? हैं। रूट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है सीमा तक जाती है। अच्छा, वो बॉर्डर वहाँ क्रॉस से कर दूसरी बस में जाके तुम वहाँ तक जाते हो, फिर वहाँ से वहाँ चले जाते हो। ये काफ़ी कम कीमत पड़ती है बजाय आप हवाई जहाज़ हवाई के द्वारा, और बड़ी संख्या में लोग एक साथ जा सकते हैं। क्योंकि ईरान एक शिया राष्ट्र है और इराक में भी बड़ी संख्या में शिया बहुल इलाका है, स्पेशली ये जो इलाके हैं। तो उनको फिर उसके बाद काफ़ी सपोर्ट सा मिल ही जाता है वहाँ से, एक बार उन्होंने पाकिस्तान की सीमा क्रॉस की तो। तो इन लोगों पे कई बार हमले होते हैं। इसके अलावा कई हमले उन लोगों पे होते हैं जो शिया हैं लेकिन जाने-माने लोग हैं। अगर आप शिया हो और एक बड़े डॉक्टर हो, बड़े वकील हो, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कितने शिया हैं, इसकी गणना करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सुन्नियों से पूछोगे तो कहेंगे करीब 7% के करीब। अगर आप शियाओं वेबसाइट्स पे जाओगे तो वो बोलेंगे हम 30% हैं। अच्छा, इतना इतना डिफरेंस है? जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये जो पीओके है, पीओके में भी शिया कम्युनिटी बहुत बड़ी मैं भी तादाद में बताता हूँ। अभी क्या है कि अब जो ये आपने बोला शियाओं का, तो रियलिस्टिकली कहा जा सकता है करीब 20% के करीब शिया हैं। ओके। शिया जो हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बेहतर हैं। अगर और राजनीतिक सत्ता भी उनके पास काफ़ी रही है। जो लोग बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना हुँ। सेक्युलर थे, उनको शायद ये नहीं पता कि मोहम्मद अली जिन्ना पैदा इस्माइली शिया हुए थे। उन्होंने कन्वर्ट किया एक फ़ेथ से दूसरे फ़ेथ में। वो 12वर शिया बने, जिसे इत्ना शरिया कहते हैं, वो बने। और ये उनकी विल जो है कंटेस्ट हुई थी कोर्ट में उनके मरने के बाद। ये बताना महत्वपूर्ण है कि आप एक मज़हब से, एक फ़ेथ से दूसरे फ़ेथ में जभी कन्वर्ट करते हो जब आप विश्वास करते हो। एग्ज़ैक्टली। वरना अगर आप सेक्युलर हो तो उसको फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब अगर आप धर्म पे विश्वास ही नहीं करते, हाँ, जैसा कई फिर लोग बोलते हैं कि रिलीजन में विश्वास ही नहीं, तो फिर आपको एक मज़हब से दूसरे मज़हब में जाने की क्या ज़रूरत है? एग्ज़ैक्टली। जिन्ना के बाद जो उनके सक्सेसर थे ख्वाजा नज़ीमुद्दीन, वो भी शिया थे। हुँ। और अगर आप देखें आगे चल के, तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा भी शिया थे। ये दोनों पूर्वी पाकिस्तान से थे, फिर भी शिया थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शियाओं की संख्या बहुत ही नगण्य करीब है। और उसके बाद अयूब खान ने सत्ता पकड़ी, तो उनके जो कमांडर इन चीफ थे जनरल मूसा खान, वो शिया थे। उनके सक्सेसर जो थे याह्या खान, वो भी शिया थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शिया थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो शिया थी। आसिफ अली ज़रदारी शिया हैं, और आज बिलावल भुट्टो भी शिया हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो एक बड़ी संख्या में शियाओं के पास राजनीतिक पावर सत्ता रहा है, रहा हाँ। है। भुट्टो फैमिली तो सबसे पावरफुल फैमिलीज़ में से एक है। और क्या है, इसके अलावा क्या है कि बड़े संख्या में एडिटर्स, डॉक्टर्स ये रहे हैं। अब आप बात कर रहे थे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की। अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो है, हमारे यहाँ लोग इसको कई बार समझते नहीं हैं। अब तो खैर हमारे जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसमें लद्दाख और ये बन गया। तो अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये दोनों अलग-अलग हो गए हैं। पहले ये एक ही था, और हमारे यहाँ कई लोग ये सोचते थे कि जिसे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने जो इलाका जम्मू कश्मीर का कब्जे में लिया था, मतलब जम्मू कश्मीर, जब मैं बोलता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर का, वो 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक जिसे ये आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये जो है मिसनोमर है। उसका एक राष्ट्रपति होता है, उसका प्रधानमंत्री होता है, उसका सुप्रीम कोर्ट होती है। उसमें पूरा स्वांग रचा जाता है कि ये आज़ाद देश है। उसमें आज़ादी कुछ भी नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति को सीधे राष्ट्रपति पद से उठा के जेल में भी डाल दिया जाता है। ऐसा भी हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में रहती हैं। पाकिस्तान आर्मी वहाँ डिसाइड करती है कौन कहाँ जाएगा। लेकिन फिर भी उनके यहाँ कुछ मॉडिकम ऑफ ऑटोनॉमी था। एक दूसरा क्षेत्र है जिसे आज गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पहले नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं। उसको पहले वो एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे, उपनिवेश की तरह था। वहाँ ना कोई गवर्नर था, ना चीफ मिनिस्टर था, कुछ नहीं था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब वहाँ पे कम से कम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो अब भारत ने जब से रीऑर्गेनाइजेशन किया है, वो एरिया लद्दाख का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान। और ये जो जिसे ये एजेके कहते हैं, मीरपुर मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, वो पीओजेके हो गया है। पीओजेके में शिया ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, नगण्य है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में शिया मेजॉरिटी है। विशेषकर क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक बड़ी संख्या में इत्ना शरिया जो 12वर शिया हैं, वो तो है ही हैं। उसके अलावा हुंजा और एक बड़ा इलाका है जहाँ पे कि इस्माइली शिया काफ़ी बड़ी संख्या में है।
और वहाँ आगा खान फाउंडेशन काफ़ी एक्टिव है क्योंकि हम्म, इस्माइली शियाज हैं। तो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में शिया मेजॉरिटी है और इसके खिलाफ हमेशा वहाँ पे जो है उनके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है सरकार, और इसलिए ज़ियाउल हक के टाइम से वहाँ पे इस तरीके के जो मजहबी दंगे हैं शिया और सुन्नियों के बीच में, ये बहुत ज़्यादा है, होते हैं और होते रहते हैं। कई बार बीच में ऐसा हुआ है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में लोग जा रहे हैं उनको बसों से उतारा गया और शियाओं को मार दिया गया है अच्छा। पाकिस्तान में मंशेरा एबटाबाद के बाद। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हम्म, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन रिलीजन। जब आप एक मेरे को राष्ट्र की परिकल्पना हाँ सिर्फ इसके ऊपर करते हो कि मजहब के ऊपर है, तो फिर आपस में वो जो जब आप अलगाव की बात करते हो ना, दूर से दो कप हमें एक जैसे दिखेंगे, पर जितना पास जाने लगेंगे हमें हर में कुछ ना कुछ फर्क दिखने लगेगा। तो नहीं, जो अलगाव है वो एक व्यक्ति पर जब रोकोगे तभी खत्म। नहीं, और एक मेरे को ऐसा लग रहा है सर इसमें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी लीडरशिप आई, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप ले लो हम लोग, चाहे मिलिट्री लीडरशिप ले लो, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं था एक क्लियर नेशन बिल्डिंग के लिए, क्योंकि एक कोई क्लियर विजन नहीं था, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं था। इस वजह से उन लोगों ने जानबूझ के इस रेडिकलाइजेशन को, इस धार्मिक कट्टरपंथा को बल दिया ताकि लोगों के बीच में उनके लिए सपोर्ट रहे, मतलब एटलीस्ट कुछ रहे उनके पास कि लोगों से कह सके कि भाई हम लोग इस्लाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये शुरू में क्या है कि शुरू के दशक में जो हम्म, पाकिस्तान के लीडर्स थे उनमें तब भी थोड़ा बहुत विजन था, हम्म, कोई वैचारिक वो थे, हम्म, लेकिन क्या था कि पॉपुलर सपोर्ट हर एक के पास नहीं था, ये बात सही है। हम्म, शुरू में अगर आप देखें लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किया, हम्म, उसका कई लोगों ने विरोध किया था उस टाइम, कई मुसलमानों ने भी कुछ न एक आध ने विरोध किया था। हम्म, पहले कुछ नेता थे जो ये कट्टरपंथ नहीं चाहते थे, पर जैसा कि मैंने कहा कि भुट्टो के समय से हम्म। अ, कट्टरपंथ थोड़ा बढ़ा और जियाउल हक के ज़माने में तो उसने हर सीमा तोड़ दी, क्योंकि जियाउल हक के पास अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसको कट्टरपंथता को बट छोड़। जैसा आपने अभी पाकिस्तान का हिस्ट्री बताया, तो मेरे हिसाब से भुट्टो के पास भी कुछ नहीं था, क्योंकि भुट्टो शिया था, है ना, और शिया को तो मुसलमान मानते ही नहीं है लोग। तो उसके पास जो सुन्नी मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसके बीच में सपोर्ट हासिल करने का क्या तरीका? एक ही तरीका है ना कि वो रिलीजन पे खेले। नहीं, पर रिलीजन में खेलने की एक समस्या भी है। हम्म, अगर आप रिलीजन पे खेलोगे, देखिए जब पाकिस्तान बना तो शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहे थे। हम्म, ब्रिटिश इंडिया में शिया सुन्नी दंगे सिर्फ लखनऊ में होते थे अच्छा, और कहीं नहीं होते थे सामान्यतः। हम्म, हालांकि एक कुर्रम एजेंसी है फाटा की, वहां पे भी शिया सुन्नी दंगे होते थे, वो अभी भी होते हैं। तो क्या है कि जब पाकिस्तान बना तो एक शिया उसको लीड कर रहे थे, हम्म, तब किसी ने नहीं सोचा कि ये शिया हैं या ये है, ये बात नहीं हुई। और अगर होती तो फिर ये विरोधाभास आ जाता। हम्म, अगर आप देखो शुरू के जो समय में जो शिया नेतृत्व था पाकिस्तान में, वो मार्जिनलाइज हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो चीजें हैं, जो कट्टरपंथ है, ये बाद में आया। पहले तो उन्होंने लगा सिर्फ हम मुसलमान मुसलमान एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा मजहब के ऊपर वो करते हो, फोकस करते हो, तो पहले शुरू में तो ठीक रहता है कि सब मुसलमान हैं, पर आगे चलकर बात होती है कि भाई क्या सब मुसलमान है? नहीं, ये हमारे जैसा नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जो अलगाव की राजनीति है वो फिर आगे और बढ़ती चली जाती है और अन्य टुकड़े टुकड़े करती चली जाती है समाज। अच्छा, अब राजनीति की बात आई है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो राजनीति चल रही है, थोड़ी सी अपन लोग उसके ऊपर बातचीत करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन हुए हैं या क्या हुआ है। देखिए ऐसा है कि इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बनकर आए। हम्म, वो क्यों आए? क्योंकि उस टाइम सेना चाहती थी कि इमरान खान आए, हम्म, और इसीलिए उनको उस टाइम पे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। लेकिन इमरान खान आने के बाद उन्होंने कुछ कार्य किए। एक तो ये है कि वो थोड़ा अपने आप को असर्ट करने लगे, असर्टेड। धीरे धीरे उसकी आर्मी के साथ जो साठगांठ थी वो खत्म हुई। इसके अलावा इमरान खान ने एक बड़ी यूनिक चीज की जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। वो ये था कि उन्होंने डाउन ट्रोडन जो सिस्टम था, लोग थे जो बिल्कुल समाज का निचला तबका था, उसके लिए कई चीजें की, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और इस तरीके की जो चीजें, हाउसिंग भी एक जो सोशल सिक्योरिटी थी, जो बिल्कुल ही नीचे वाला तबका था, उसके लिए पहली बार की।
क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, पाकिस्तान का जो समाज है वो काफी फ्यूडल है। तो यहाँ या तो अपर स्ट्रेटा है या लोअर स्ट्रेटा है। मिडिल क्लास वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। एक अगर आप कराची और कुछ शहरों को छोड़ दें तो मिडिल क्लास इज नॉन एग्जिस्टेंट इन पाकिस्तान। तो इमरान खान ने ये काम किए। अब क्या हुआ कि जो उनकी सेना के साथ जो टकरार थी वो बढ़ती चली गई और सेना ने उनको हटवा दिया। आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद ये सरकार आई। अब इमरान खान को एक्सपीरियंस नहीं था। एक चीज हमेशा समझना चाहिए, इमरान खान को एक्सपीरियंस नहीं था, इनएक्सपीरियंस थे। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और उनको राजनीति का भी अनुभव नहीं था। अब जब उनकी सरकार गिर गई तो वो प्रोटेस्ट करते रहे कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले तो रोकने की कोशिश की, फिर भी उनके पास 2 राज्यों में सरकार थी, एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। और पंजाब आधे से ज्यादा जनसंख्या का है। तो जब ये लोग चुनाव नहीं करा रहे थे पार्लियामेंट में, तो इन्होंने पहले तो क्या है कि रिजाइन करवाया लोगों से, अपने कुछ लोगों से कि आप रिजाइन कर दो पार्लियामेंट से। जब रिजाइन किया फिर बाई इलेक्शंस हुए, उसमें फिर वो लोग जीते कई लोग। लेकिन इमरान खान की समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि इनकी जो 2 राज्य सरकारें थी उनको भी इस्तीफा दिलवा दिया। इन्होंने सोचा 3 महीने के अंदर चुनाव होंगे और जब इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव होंगे तो सबको दिख जाएगा किसके पास पॉपुलैरिटी है। दूसरी चीज क्या हुई कि जब इन्होंने सत्ता छोड़ी और जो सरकार आई, मिली जुली सरकार आई, PMLN, PPP, हर तरीके की पॉलिटिकल पार्टी थी, खिचड़ी सरकार थी। उसके दौरान में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। IMF के पैसे के बिना पाकिस्तान बैंक्रप्सी के कगार पर था, फॉरेन डिफॉल्ट करने की स्थिति में था। तो IMF से लोन चाहिए था और बिना IMF के लोन के ना सऊदी अरब पैसा दे रहा था, ना संयुक्त अरब अमीरात दे रहा था। तो इनको IMF के पास जाना पड़ा। और जब IMF के पास गए तो IMF ने बड़ी कठोर शर्तें रखी। तो आपने देखा कि जो इन्फ्लेशन था वो 20-30% उठ गया। जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें थी वो ओवरनाइट इतनी बढ़ गई। बिजली, तो एक बहुत ही बड़ा संकट एक बड़ी भारी जनसंख्या के ऊपर आया। अब इन सब चीजों से क्या हुआ, ये सरकार जो थी बड़ी अनपॉपुलर हो गई। तो ये सरकार तो जानी ही थी, लेकिन इसको ये लोग चाहते नहीं थे चुनाव, क्योंकि उनको मालूम था जितनी जल्दी चुनाव होगा इमरान खान जीत जाएगा। और फिर ये सब आपने देखा, इमरान खान पहले उन्होंने इस्लामाबाद जाने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किया, फिर उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई और ये सब हुआ। फिर दंगे हुए। तो दंगों के बाद आर्मी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ इनके ऊपर क्रैकडाउन किया। और उसके बाद क्या है कि इमरान खान, इनके सपोर्टर्स को जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, कईयों को इतना प्रेशर किया गया कि उनको या तो उसकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, या कुछ लोग जो संन्यास भी लिया। पर कई ऐसे लोग थे जो नए लोग आए थे, जो पहले कभी राजनीति में नहीं थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो नए आए थे। उनमें से कईयों को इतना प्रेशराइज किया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। जैसे शिरीन मजारी वगैरह हो गए। ये लोग जो थे इतना प्रेशराइज किया, रात के 2-2, 3-3 बजे महिलाओं को अरेस्ट किया जा रहा है कि बेटी परेशान। ये तो ये जो स्थितियां थी, इन्होंने इस तरीके की कर दी कि कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर भी उसके बावजूद चुनाव नहीं होते रहे। जो चुनाव की जो दायरा था वो नहीं हुआ। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, एक केयर टेकर गवर्नमेंट स्थापित की गई पाकिस्तान के संविधान के अनुसार। केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ 90 दिन तक शासन कर। केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन आए? जिनको फौज चाहती थी, क्योंकि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में कोई पैचअप नहीं हो पाया, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए, और उन्होंने जो सेलेक्ट किए वो किए जो आर्मी चाहती थी। तो ऐसे नॉन एंटिटीज बने वहां के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यों के, और इनका एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरीके से इमरान खान को नीचे रखना है। तो इमरान खान जेल चले गए, आपको तो पता ही है वो क्या हुआ। फिर उसके बाद जब चुनाव इन्होंने फाइनली डिक्लेयर किए, और वो भी डिले करते गए, जुडिशरी और इनके बीच में टकरार होने लगी। प्रेसिडेंट तो इमरान खान के अपॉइंटी थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो जब ये तकरार बढ़ती चली गई, फाइनली चुनाव कराए गए। और चुनाव के टाइम भी कई बार कोशिश की गई चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए। चुनाव से पहले इन्होंने PTI को जो है उसके जो इलेक्शन इंटरनल बोला, डेमोक्रेसी नहीं है, इसके कारण इनको जो इलेक्शन सिंबल था वो नहीं दिया, और इसके कारण PTI के सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए। अब इतना सब कुछ करने के बाद फौज को लगा कि इन्होंने काफी टिंकरिंग कर दी है और अब नवाज शरीफ जीत जाएगा। उन्होंने नवाज शरीफ को वापस बुलाया प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ का पंजाब में अच्छा बेस है और उनको लगा पंजाब 50% से ज्यादा है, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर ये उभरेंगे तो ये निकल जाएंगे। और जो
इमरान खान की पार्टी थी, उसमें से कई लोगों को इन्होंने दूसरी नई-नई पार्टियाँ बनवा दी। जहांगीर तरीन से, जो पुराना इनका खैबर पख्तूनख्वा का पुराना चीफ मिनिस्टर था, खट्टक, उससे एक नई पार्टी बनाई। कई पार्टियाँ बनाई, कइयों को दूसरी पार्टियों में जॉइन करा दिया, ये सब किया। लेकिन उसके बावजूद अब इमरान खान के पास तो सिंबल नहीं था, इन्होंने इंडिपेंडेंटली किया। और यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए, समय के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो पहले नहीं थी। जैसे सोशल मीडिया, पहले अगर आप किसी पे क्लैम्प डाउन करो तो कोई तरीका नहीं था पता। अब सोशल मीडिया से लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इमरान खान जेल में रहने के बावजूद भी काफ़ी कुछ कर पा रहे थे, वो उन्होंने किया। तो धीरे-धीरे जो था, अब जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे काफ़ी बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थन आगे जीत रहे थे। तो जब जीत रहे थे तो इन्होंने मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी, 10-12 घंटे तक इन्होंने इलेक्शन का काउंटिंग रोक राख दी, और फिर उसके बाद काफ़ी मैनिपुलेशन किया, जहाँ-जहाँ मैनिपुलेशन कर सकते थे। नवाज शरीफ भी एक दिन पहले हार रहे थे, अगले दिन जीत गए वो। वही मैंने कहा ना, तो कई मैनिपुलेशन किया, और जो उनको काफ़ी बड़ी संख्या में मिल रही थी, वो कम हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इमरान खान के समर्थक सबसे बड़ी संख्या में जीत कर आए। 96-97 कितने हुए, 104 हुए, कितने हुए, वो हो गए। तो अब एक बड़ी भारी समस्या आ गई इनके सामने कि अब भाई इमरान खान को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना तो बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो अब इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चुनाव में चाहे कौन जीता कौन हारा ये तो बात अलग है, लेकिन आर्मी निश्चित रूप से हारी है इस चुनाव में। एक तो पूरी तरह से रिग नहीं कर पाए, रिग नहीं, मेरे को वही सबसे और ज्यादा लग रहा उसके है। बाद क्या है, उन्होंने जो रिगिंग की उसके बावजूद इमरान खान आगे आ गया, तो वो मतलब कितना ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। मतलब अगर हम लोग ज्यादातर जो जियोपॉलिटिकल कम्युनिटी है जो कि मॉनिटर करती है जियोपॉलिटिक्स को, जितने भी एनालिस्ट हैं, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चुनाव एक तरफा टाइप होगा और नवाज शरीफ एक तरफा जीतेंगे, लेकिन आर्मी का इस बार इतना बस नहीं चल पाया। देखिए, होता क्या है कि जब जिस तरीके की रिगिंग की जाती है, स्पेशली ऐसी जगहों पर जब वोट डलते हैं, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-20 हजार वोट डलवा सकते हैं, पर अगर दूसरा आदमी उससे भी ज्यादा से जीत रहा हो तो फिर तो फिर आप कैसे करो? तो ये एक समस्याएं होती है। इन्होंने फिर काउंटिंग में चेंज करने की कोशिश की। अब क्या है कि उन्होंने जो पाकिस्तान में क्या होता है कि जो हर जहाँ पे भी काउंटिंग होती है वो फॉर्म 45 भरते हैं, अलग अलग जगह पे काउंटिंग होती है, फिर वो सेंट्रली आते हैं, फिर होते। तो इन्होंने जहाँ जहाँ हुए उन्होंने कॉपी कर लिए पीटीआई वालों ने। तो अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जब ये हमारे पास डिटेल्स हैं तो आप इनकी जोड़ के, तो ये हम जीत रहे हैं, ये आपने किसी और को जिता दिया है, इन्होंने जो फॉर्म 47 बाद में भरा है। तो उसमें बड़ा हल्ला हो रहा है, और अभी काफी प्रोटेस्ट हो रही है। अभी पीटीआई जो प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये धांधली हुई है। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं और इमरान खान का ये जो खेल हुआ है पूरा, अगर हम लोग इमरान खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की, उस वक्त की कहानी को देखें, तो जब इमरान खान को हटाया गया तो इमरान खान ने ऐसे डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन सभी लोग जानते थे कि वो अमेरिका के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका ने हटवाया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये बात सच है तो ये जो इलेक्शन इस बार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे अमेरिका किस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था? देखिए, हर राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र में अपनी अ, ऐसी सरकार चाहता है जिसमें लोग ऐसे हों जो उनके हितैषी हों, उनके दोस्त हों, मित्र हों। इमरान खान, जैसे मैंने कहा ना कि उनकी जैसी वो थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थोड़ा अलग अलग चलने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा वो रूस भी गए, जिस दिन हमला किया उन्होंने यूक्रेन में, उस दिन इमरान खान रूस में थे। इमरान खान चीन भी गए, हर जगह गए। हालांकि वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स के भी काफी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था इनमें सब में भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो आदमी ईमानदार है लेकिन अक्ल उसमें 2 रुपए की नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि व्यक्तिगत ईमानदारी पर हाँ। उसकी पाकिस्तान की आवाम शक नहीं नहीं, करेगी। और जैसे मैंने कहा कि आज भी आप गरीब तबके में बात करोगे तो लोग उसका काफी समर्थन करते हैं। मैंने पाकिस्तानियों से जगह जगह बात की है, जो गरीब तबके, इन्फॉर्म्ड नहीं, इन्फॉर्म्ड लोग तो उससे खिलाफ है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस आदमी को सरकार चलाने की वो नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उससे बड़े प्रसन्न हैं कि इसने हमारे लिए पहली बार कुछ किया। तो मैंने कहा ना कि और फिर उसके बाद जो सरकार आई उसमें जो कमर तोड़ महंगाई आई, वो तो आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी गरीबी की थी कि जहां लोग आटा बांट रहे थे वहां लोग उछल के मर गए, क्योंकि इतनी भगदड़ मच गई, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसी गरीबी का आलम था वो तो कि उसके तो बारे में कुछ कहना भी, जो गरीब लोग थे वो खाने के लिए नहीं था बेचारों के पास, ना कुछ खाने के लिए, लोगों के यहाँ बिजलियां नहीं थी, बिजली का बिल पे करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे।
बुरे हाल थे और उसके अंदर इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। अब इसको धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं आईएमएफ लोन के बाद बचाने की, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ये अभी कर्ज की इस जाल से निकल पाएँगे आसानी से। जो हम लोग अमेरिका की बात कर रहे थे यहाँ पे, ये यूक्रेन वॉर के अलावा और क्या इंटरेस्ट दिख रहा है अपने को पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का? ये ऐसा है कि पहले पाकिस्तान से जब ये अफ़गानिस्तान से निकले, तो इनको लगता था हम पाकिस्तान के माध्यम से काफ़ी कुछ कर सकेंगे। पहले तो अफ़गानिस्तान में जब ये समर्थन था तो इनको लगता था कि ये तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। पर बाद में जब ट्रंप ने इस डिसीजन ले ही लिया बाइडेन ने कि भाई हमको निकलना है अफ़गानिस्तान से, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान ऑर्डरली विड्रॉल के लिए कर सके और कुछ हद तक उस टाइम पाकिस्तान के पास लेवरेज था तालिबान का, तो उससे बात की, उसमें थोड़ा एक इंटरेस्ट था इनको। तो पाकिस्तान का जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो अमेरिका का हमेशा से ही रहा है। हो सकता है अमेरिका के किसी राजनयिक ने अपने उनके जो पाकिस्तानी राजनयिक से किसी ऑफिशियल ने कहा हो कि भाई हम तो चाहेंगे कि इमरान खान नहीं जाए, पर ये कहना कि ये जो उसने केबल भेजा है ये इसके तहत एक गहरी साजिश हो रही है, मेरे ख्याल से इमरान खान की नासमझी थी जो इस तरीके से उन्होंने बोला। भाई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में सरकार बदलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इसको तुम खुलेआम बोल के तुम ये कहो कि अमेरिका हमारे खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका और जब हट गए तो उसके बाद वो अमेरिका को ही अपील कर रहे थे कि आप जो है निष्पक्ष चुनाव करवाइए, आप प्रजातंत्र को वापस लाइए। तो इसके लिए तो उन्होंने सारी बार-बार अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश की। जिसको गाली दे रहा था उसी से भी बाद में मदद भी मांगी। क्या करें, यही एक दुर्भाग्य है या जो भी कहें, ऐसा ही होता है राजनीति। तो सर आज पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने जो बात कही उसमें थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। आप भी थोड़ा सा थक गए हैं आपकी, जैसे आप फ्लाइट से सीधे यहीं पे आए। एक बार और आपको बुलाएंगे और एक जो हम लोग रास्ते में आ रहे थे, इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लगा और मेरे हिसाब से ऑडियंस के सुनने लायक डिस्कशन है। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक पॉडकास्ट अपन लोग उस पर भी करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों को सुनने में मज़ा आएगा और एक ट्रू पॉलिटिकल हिस्ट्री भी सुनने को मिलेगी। आप जब चाहें, आप करना चाहें करेंगे। तो सर आप आए शो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में बात करके काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत।